नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर रहे, जहां सीएम ने खटीमा के नगला स्थित निजी आवास पर रात्रि विश्राम के बाद आज सुबह लोहिया हैंड कैंप कार्यालय में स्थानीय जन प्रतिनिधियों और जनता से मुलाकात की। साथ ही सीएम ने जनता की समस्याएं भी सुनी और समस्याओं के निवारण के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं। और संवाददाता अनुज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का कार्यक्रम रहा सीएम का? विशाल जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कल के सीमांत जो उन्होंने दौरा किया था, सीमांत क्षेत्र में फौजियों के साथ दीपावली मनाई थी, उसके उपरांत अपने निजी आवास जो कि खटीमा के नगला में स्थित है, वहां रात्रि विश्राम के लिए थे। जिसके बाद आज सुबह जब वह अपने घर से निकले हैं तो उन्होंने सर्वप्रथम जो लोहिया पावर हाउस के पास कैंप कार्यालय मुख्यमंत्री का बना है, वहाँ जाके वहाँ एकत्रित जो भाजपा कार्यकर्ता थे और स्थानीय जनता थी, उनसे मुलाकात की और उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि जो समस्याएं, जन समस्याएं आ रही हैं सामने, उनका निस्तारण तुरंत किया जाए, उसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आगामी हरिद्वार के कार्यक्रम के लिए यहाँ से रवाना। जब सीएम समस्याएं सुन रहे थे तो स्थानीय लोगों की क्या कुछ समस्याएं भी उनके सामने आ रही थी अनुज? देखिए, स्थानीय लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं थी। किसी को शिक्षा से संबंधित सर्टिफिकेट की समस्या थी, किसी को भूमि के विवादों से संबंधित समस्याएं थी, कुछ टैक्स की समस्याओं को लेकर आए थे। तो विभिन्न तरह की समस्याएं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये कर्म क्षेत्र खटीमा रहा है और मुख्यमंत्री का एक बहुत विशेष लगाव रहा है यहाँ की जनता से। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ की जनता भी अपना अधिकार समझते हैं मुख्यमंत्री से, और जब मुख्यमंत्री आते हैं खटीमा दौरे पे तो वो उनके पास अपनी चाहे छोटी समस्याएं हों पारिवारिक या बड़ी, उनके निदान को लेके उनके पास जाते हैं, जैसे घर के मुखिया के पास जाया जाता है। और मुख्यमंत्री भी रुचि लेके उन लोगों की समस्याओं और जो उनकी परेशानियां हैं निजी जीवन की सुनते हैं, उनमें जितना हो सकता है वो सहयोग करने का प्रयास अपनी तरफ से करते हैं। बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट आज 2 नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। अब माता के दर्शन शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम में ना होकर अब श्रद्धालु मुखवा में माता के दर्शन कर सकेंगे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की डोली जयकारों के साथ मुखवा के लिए रवाना भी हो गई है। गंगे के दर्शन शीतकालीन प्रवास के बाद मां भूत गंगे के दर्शन शीतकालीन प्रवास मुखबा में निरंतर होते रहेंगे। और आज सुबह से ही मां भगवती गंगे के मंदिर में गर्भगृह में निरंतर गंगा सहस्रनाम पाठ, शिव सूक्त पाठ, हवन और गंगा लहरी का पाठ के माध्यम से, गंगा स्तोत्र के माध्यम से मां भगवती गंगे की पूजा अर्चना की गई। और विधि विधान से मां गंगा जी को भोग लगने के बाद मां गंगे का जो स्वर्ण मुकुट है वो उतार करके जो है अलग रख दिया गया। आज मां भगवती गंगे के जो लोगों को दर्शन हुए, वो मां भगवती गंगे की जो पाषाण मूर्ति है उसके दर्शन हुए, और जो मां भगवती की भोग मूर्ति है ये आज यहाँ से जो है मुखबा के लिए प्रस्थान कर गई। पावनी पुण्यसला मां भगवती गंगा के मैया के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं और मां गंगा की डोली यहाँ से प्रस्थान कर दी है। और अब 6 महीने दर्शन मां अति पावनी पुण्यसला गंगा मैया के दर्शन मुखवा मुखीमठ जो शीतकालीन प्रवास है गंगा मैया का, वहाँ पर पूजा अर्चना होगी। कहते हैं कि 6 महीने नर के द्वारा पूजा होती है और 6 महीने नारायण के द्वारा पूजा होती है। और स्वयं भगवान यहाँ पर जो है गंगा मैया की पूजा करेंगे। 6 महीने के लिए कपाट जो है आज 12:14 पर सभी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ गंगा अभियान को आगे बढ़ाते हुए देश के कोने कोने से आई बीएसएफ की महिला आरक्षियों का पहला दल आज देवप्रयाग से रवाना हो गया है। बता दें कि ये महिला आरक्षी गंगा नदी में राफ्टिंग करते हुए देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम को आगे बढ़ाएंगी।
ये राफ्टिंग अभियान गंगोत्री से गंगा सागर तक चलेगा। रिवर राफ्टिंग एक्सपीडिशन 2024 जो टीम है उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, टीम लीडर हूँ। और इस पूरी टीम में 20 महिलाएं हैं हम जो इसमें भाग ले रही हैं। और हम पूरी 20 महिलाएं भारत के अलग अलग प्रांतों से और पृष्ठभूमियों से संबंध रखती हैं। हम सारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ को अलग अलग सीमा पर हम सेवाएं दे रही हैं। और अभी हमने बियाट देहरादून में 2 कोर्स होते हैं वहाँ पर, फ्लड वाटर रेस्क्यू एंड रिवराइन बॉर्डर डोमिनेशन कोर्स बेसिक एंड एडवांस। उन दोनों कोर्सों में हमने कठोर परिश्रम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई थी, उसमें से हम 20 महिलाओं को चयन किया गया है वहाँ से। और वहाँ पे हमें काफ़ी स्किल्स सिखाई गई सारी फ्लड वाटर रेस्क्यू की, और ताकि हम राफ्ट चला सकें अच्छे से। लेकिन इसका फॉर्मल फ्लैग ऑफ गंगा महोत्सव के दिन 4 नवंबर को हरिद्वार में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री जी करेंगे। और ये हमारी जो राफ्टिंग टीम है पूरे 53 दिनों में जो गंगा का प्राकृतिक मार्ग है उसको फॉलो करते हुए गंगा सागर तक जाएगी। हर हाल्टिंग प्लेस पे जन जागरण के अभियान होंगे। और हमने इस पूरी जर्नी को 6 जोन में बांटा है। हर जोन के हमने एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं। वो पहले से वहाँ जाकर वहाँ के जो डीएम है, एसपी है, बाकी जो एनजीओज हैं, लोकल लोग हैं, उनसे उन्होंने समन्वय स्थापित करके एक मुहिम खड़ी कर रखी है। हरिद्वार के मिसरपुर और शिव विहार कॉलोनी में हाथियों की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। देर रात कॉलोनी में हाथियों का झुंड सड़क और गलियों में घूमता हुआ भी दिखाई दिया है। हाथियों की दस्तक से स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। हाथी कई जगह पर नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। वहीं हाथियों की दस्तक की सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम ने सुरक्षा को देखते हुए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की भी हिदायत दी है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से हाथियों की दस्तक भी देखी जा रही है, ऐसे में स्थानीय लोगों में किस तरह का डर भी है? बिल्कुल, देखिए जिस साल हमने देखा कि लगातार हरिद्वार का जो रिहायशी इलाका है वहाँ पे जो जंगली जानवर है वो लगातार रिहायशी इलाकों में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भारी नुकसान भी कई बार जो स्थानीय लोग होते हैं उनको झेलना पड़ता है। हालांकि अभी ताजा मामला मिसरपुर कॉलोनी का है, जहाँ पे कॉलोनी के अंदर हाथियों ने दस्तक दी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी दिवाली का त्योहार था, लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन ऐसे में जब हाथियों की दस्तक कॉलोनी के अंदर देखेंगे तो लोग अपने घरों में पैक हो गए। हालांकि जब सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी गई तो वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथियों को वहां से भगाने का काम भी किया जंगल की ओर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ही हरिद्वार से ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि हम देखते हैं कि लगातार जो जंगली जानवर है, चाहे वो हाथी है या फिर तेंदुए जैसे जो जानवर होते हैं, वो भी कॉलोनी में घुस जाते हैं, जिसको लेकर यहाँ पे जो शहरवासी है, कॉलोनी वासी है, उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। हालांकि अब वन विभाग लगातार ही जो है लोगों को ये सलाह दे रहा है कि अपने घरों के जो दरवाजे होते हैं वो बंद रखें। कहीं ना कहीं अगर जंगली जानवर आ जाते हैं तो उसकी सूचना तुरंत जो है कहीं ना कहीं वन विभाग को दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग इस चीज पे काम करेगा कि ऐसा क्या कारण है कि जो जंगली जानवर है वो रिहायशी इलाकों कॉलोनियों में घुस जाते हैं, उनको कैसे रोका जा सकते हैं। कई जगह वन विभाग के द्वारा दीवारें की जा रही है, कुछ जगह तार बाढ़ भी की जा रही है। हालांकि कहीं ना कहीं खाने की तलाश और पानी की तलाश में जो जंगली जानवर होते हैं वो कॉलोनियों की साइड आते हैं, जिसको लेकर लगातार वन विभाग काम कर रहा है। जी मनोज, ऐसे में स्थानीय लोगों में किस तरह का भय भी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखे कि अभी त्योहार दिन चल रहे हैं और यहाँ पे त्योहार को लेकर लगातार लोग अपने घरों में लेट में पहुंचे, जिसको लेकर यहाँ पे अब कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ऐसी दहशत है कि अगर कोई जंगली जानवर उनके सामने आ जाता है तो उससे कैसे बचा जाए, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल है लोगों के अंदर। हालांकि वन विभाग की जो टीम है लगातार जहाँ जहाँ पे जंगली जानवर जाते हैं वहाँ पे गश्त करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं कि अनावश्यक रूप से और गैर टाइम अपने घरों से बाहर न निकलें। यदि किसी को किसी जंगली जानवर कोई दिखाई देते तो तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पिछले दिनों बिहार झारखंड में पुल गिरने की कई खबरें मीडिया की सुर्खियां बनी और बाद में कई तरह के सवाल भी उठे थे, लेकिन अब उत्तराखंड में रुड़की में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है। स्थानीय लोग इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं।
उत्तराखंड के रुड़की में गंग नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे के दौरान कोई मजदूर पुल के ऊपर कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए हादसे में किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोग इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं। विधायक कर सांसद का मामला, 50% कमीशन का मामला, ये तो अभी शुरुआत में गिर गया, पता लग गया जाए कितनी चोरी इसमें। ये पुराने पिलर लगा रखे। क्या भ्रष्टाचार का इसमें? भ्रष्टाचार तो सीधा भ्रष्टाचार है, 50% भ्रष्टाचार है। सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार लाओगे, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नहीं, चारों तरफ भ्रष्टाचार लगाओगे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करें, विकास के नाम पर कोई राजनीति करें। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की में कांवड़ पटरी पर पीर बाबा कॉलोनी है, जहां पर रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए लोहे के पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का शिलान्यास साल 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। हाल ही में गंग नहर के पानी को बंद किया गया था, जिससे पुल निर्माण में तेजी आई थी। एक पुल पहले भी गिरा था, क्या नाम उसमें? पहले गिरा था, उन मजदूरों को आज तक कुछ नहीं मिला। यहाँ मर जाता ना कोई तो ये चुपचाप देहरादून जाते, वन से जाए पैसे जारी करवा देते, 1-2 करोड़ पे मजदूरों को देते, 2-4 लाख रुपए, वो भी जेब में जाता। तो क्या अब क्या देख रहे हो तुम, क्या साल में है ये पुल? हम तो अभी इधर से जा रहे थे भाई, देखा जाए जो एक विकास पैदा हुआ था वो मर गया बेचारा। 30 अक्टूबर की रात नहर में पानी आने के साथ ये पुल पानी में जा गिरा। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन हादसे ने 2012 के पुल हादसे को ताजा कर दिया। नगर निगम के सामने बनाए गए पुल का स्ट्रक्चर भी इसी प्रकार बह गया था, जिसमें 4 मजदूर भी पुल के साथ पानी में बह गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। एक तरफ जहां उत्तराखंड में दिवाली की धूम है, तो दूसरी तरफ पर्यटक स्थल चमोली पर्यटकों से गुलजार है। जोशीमठ क्षेत्र के शीतकालीन पर्यटन की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कुंवारी पास ट्रैक पर देश विदेशी पर्यटक और प्रकृति प्रेमियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी, बायोस्फीयर के बफर जोन, मुलिंग, खुलारा, ताली, कुंवारी पास, पंगारचूला, लाड करजन ट्रैक, गोरसों जैसे अल्पाइन विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पर्यटन स्थल भी दीपावली के वीकेंड को लेकर पर्यटकों से गुलजार हैं। विशेष रूप से ज्योतिर्मठ क्षेत्र के शीतकालीन प्रकृति पर्यटन की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कुंवारी पास ट्रैक पर देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मैं बहुत सालों के बाद जो अभी तक देख रहा हूँ, मैं 1902 में जब ब्रिटिश ने इसको डिस्कवर किया था, उसके बाद भी अभी तक मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस ट्रैक पे आ रहे हैं। अभी तक 2-4 ग्रुप मैंने लगातार ब्रिटिश के कुंवारी पास किया है, जो 5 नाइट 6 डेज का ट्रैक है लॉर्ड कर्जन। तो स्टार्ट रामनी से करें और ओली से करें तो 5 नाइट 6 डेज का ट्रैक है ये। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी ब्रिटिश दोनों साइड से लगातार ब्रिटिश टूरिस्ट देखने के लिए मुझे मिला है अभी बहुत ज़्यादा। चमोली पहुंचे पर्यटक यहां के मखमली बुग्यालों में पथारोहण के साथ साथ गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियां विहंगम दृश्य का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ हिमालयी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में एक मानी जाने वाली कुंवारी पास ट्रैक पर पर्यटकों का हुजूम दिखाई दे रहा है, तो पांगरचूला ट्रैकिंग पीक पर आरोहण के लिए भी कई ट्रैकिंग दल पहुंच रहे हैं। 25 years old. I'm from West Bengal, Calcutta. Right now at 12,000 feet, standing at the topmost point of Kuwari Pass, as you can see, the entire Himalayan range behind me. This would not have been possible without the help of the Himalayan journey and our group, the lovely Dinesh ji. Took care of us in each and every step. The food that was provided was lovely. It was very nutritious, fulfilling. The tents that we have, like especially I'll tell you, at Khulara, there's -degree temperature, but the 4-class tents that we had, they were brand new. We could feel that there's icing on top of the tents, but the inside of the tents was warm. That is the level and the professionalism that the Himalayan journey will provide you. I would recommend 5 out of 5 stars. Please welcome. उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक माउंट नंदा देवी सहित त्रिशूल, नंदा घुंगटी, द्रोणागिरी लंपक, देवबन, विधानमाणा, अभिगामिन, कामेंट, मुकुट नीलगिरी, बरमल, हाथी घोड़ा, पालकी, नीलकंठ, चौखंबा पर्वत का खूबसूरत नजारा मन को प्रफुल्लित कर देता है।
विंटर सीजन को देखते हुए स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। जी मैं कोलकाता से आया हूँ। जी सर। मैं हिमालयन जर्नी के साथ हूँ। दिनेश जी है हमारे साथ, हमारे गाइड और हिमालयन जर्नी के प्रोवाइडर। ये 3 दिन के ट्रेक में बहुत मज़ा आया। दिनेश जी ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग को गाइड किए, कौन सा क्या माउंटेन है, किधर है, कब क्या खाना मिलेगा, क्या होगा, कहाँ से रूट से कौन से रूट से आना है। बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत मज़ा आया। ट्रैक रूट पर भीड़ भाड़ होने से पर्यटन कारोबार करने वाले होम स्टे संचालक और घोड़ा खच्चर संचालक, गाइड, पोर्टर, स्टाफ और टैक्सी संचालक भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। वहीं धीरे धीरे ही सही पर्यटकों की इस आमद से ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने और केदारनाथ धाम यात्रा में डिस्टरबेंस पैदा करने जैसे मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑल वेदर रोड का कार्य कांग्रेस की पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के समय में शुरू हुआ था, जिसे अब उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा रही है। चुनाव होता है तो सरकार के द्वारा वहां पर किए गए कार्य अच्छे या बुरे वो सब सामने आते हैं। तो सरकार ने इस दौरान आप वहाँ के सभी आम लोग इस बात से अवगत हैं कि यात्रा को किस तरह से डिस्टर्ब किया। केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की रही वो सबके सामने है। तो ये सब मुद्दे हैं। वहाँ अब जाके जब शैला जी नहीं रहेगी तब उसके बाद जाके घोषणाएं हो रही हैं विकास की। तो इसका अर्थ ये है कि पिछले 7.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए अब घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन का कहना है कि शारदा में यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीज़ों में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन ये मानसून सीजन था और ऐसे में प्राकृतिक बाधाएं जरूर बनी हैं, लेकिन सीएम धामी ने इसे यात्रा के लिए भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। और जैसी स्थितियां सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरणों को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई है उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने मध्यमेश्वर घाटी के कई गांवों का भ्रमण कर जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान देने की भी अपील की है। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों को जनता के सामने भी रखा, जिसके बाद वो राजी मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने चंद्र कल्याणी राकेश्वरी माता के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की है। सारे लोग वहाँ आते हैं, इसको हम कैसे अच्छा बनाएं, सजाएं, संवारें, किस तरह से ये अच्छा हो ताकि और ज़्यादा संख्या में लोग कार्यशिला आए और हमारा जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको यही रोजगार मिले। हमारे पास बहुत सारे धार्मिक और तीर्थाटन के क्षेत्र हैं, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम
अच्छे ढंग से संवार और सजा सकते हैं, जिससे हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी को यहाँ रोजगार मिले, उनको बाहर न भटकना पड़े और अधिक से अधिक संख्या में, जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है। बहुत पहले मतलब यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते उत्तराखंड के खेल विभाग में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद जारी है। ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया है। विशेष प्रमुख सचिव ने बताया है कि जागरूकता के अभाव में अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहें। उन्होंने बताया है कि ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए भी लगाया गया है। कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं। और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती है वो की, और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा। दीपावली पर्व को लेकर दून अस्पताल के इमरजेंसी में डॉक्टरों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 डॉक्टर तैनात किए गए थे, जिससे पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। वहीं अब अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया है कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल में इमरजेंसी ओटी में 78 केस सामने आए हैं, जिसमें से एक क्रिटिकल केस भी सामने आया। डॉक्टर ने बताया है कि उस मरीज को दून अस्पताल में ही एडमिट किया हुआ है। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।